तो बच्चों भूगोल के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो वीडियो सीरीज़ मैं बनाई हूँ उसके आगे की कड़ी में आज हम लोग कम से कम 10-20 प्रश्नों का उत्तर फिर यहाँ पे समझेंगे और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए, है ना। तो प्रश्न है कि मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। तो जैसे जन्म दर की परिभाषा थी कि प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या या शिशुओं की जनसंख्या को जन्म दर कहते हैं। उसी प्रकार प्रति 1000 व्यक्तियों में उस वर्ष, है ना, एक पर्टिकुलर वर्ष में मृत्यु होने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की जनसंख्या को जन्म दर कहा जाता है क्योंकि शिशु ही जन्म लेते हैं। और मृत्यु दर एक प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों में जिनकी मृत्यु होती है उसको क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं, ये शॉर्ट आंसर ही है, इसका शॉर्ट आंसर ही लिखना है कि बाजारी सब्जियां कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप भी क्यों की जाती है। बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। जो बाजारी कृषि करते हैं मतलब बाजार में बेचने के लिए सब्जी का उत्पादन, फलों का उत्पादन, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, बाजारी कृषि के अंतर्गत इसको कहते हैं। तो ये नगरों के समीप ही क्यों होती है, तो इसका बहुत ही सामान्य कारण है क्योंकि नगरों की जो आजीविका का साधन है वो अधिकतर व्यवसाय, व्यापार या उद्योगों में लगे रहते हैं और जो कृषक वर्ग की जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। तो चूँकि नगर में कृषि से संबंधित उत्पाद तो हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको सब्जी, भाजी, फल, सलाद, इन सब के रूप में किसकी आवश्यकता पड़ती है, सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी कारण ये जो कृषक लोग हैं वो जो बाजार है वो नगर ही के समीप कृषि का कार्य करते हैं ताकि उनको आसानी से एक बड़ा बाजार नगर के रूप में उपलब्ध हो सके और उनका उत्पादित माल का खपत है वो आसानी से हो सके और उनको अच्छी आवक भी हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग आंसर के रूप में ये प्रश्न आया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण, है ना। तो प्रवास के कारण प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण मतलब जो हमारे भारत की जो बहुत बड़ी जनसंख्या है वो विदेश में चली जाती है और विदेश की जो जनसंख्या है वो हमारे भारत में आकर क्यों निवास करने लग जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जैसे हमारे भारत के लोग हैं वो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाने की दृष्टि से दूसरे देश में जाके सेटल हो जाते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो इनका प्रमुख कारण यही है कि अधिक अर्थ कमाना, धन कमाना और धन के साथ साथ जीवन स्तर में वृद्धि हो और क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े, रोजगार के अवसर प्रदान हो, प्राप्त हो, शिक्षा का स्तर बढ़े। तो इन सब के कारण विदेशों में जाकर लोग बस जाते हैं। तो ओवरऑल प्रमुख कारण यही है कि अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि विदेशों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी और अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग से होता है। तो स्वास्थ्य कारणों से भी लोग विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। रोजगार और व्यापार के उद्देश्य से तो बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं कि हम विदेश में जाके अच्छा धन पैसा कमा लेंगे। इस कारण से लोग भी विदेशों में प्रवास करते हैं। अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, विदेशी प्रवास करते हैं। और इसके साथ साथ लोग पर्यटन की दृष्टि से भी जाते हैं और पर्यटन के लिए जाते हैं और उनको उस जगहों से इतना लगाव हो जाता है कि वे वहाँ से वापस ही नहीं आना चाहते। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण से
जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो बोर्ड में आया हुआ है और आने की बहुत अधिक संभावना भी है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए एवं सड़क परिवहन के क्या लाभ है। तो भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए या सड़कों के लाभ, डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चूँकि रेल परिवहन है उसका विकास कुछ पूरे देश में समान अनुपात में उसका विकास नहीं हो पाया है, और वायु परिवहन है वो काफ़ी महंगी है और उसका भी विकास सही तरीके से पूरे देश में नहीं हो पाया है। अभी भी बहुत सारे वर्ग है, निम्न वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इन सब की पहुँच से जो वायु परिवहन है वो दूर ही है। लेकिन जो सड़कों की पहुंच है वो एक बड़े बड़े शहरों से होकर एकदम दूरांचल के गांवों तक भी हमारे जो सड़क है, चाहे वो पक्की सड़कें हो या कच्ची सड़कें हो, ये वहां तक इनकी पहुंच है। तो इसी कारण सड़क परिवहन ज़्यादा विकसित भी है। और सड़क परिवहन का लाभ है कि हम जो ग्रामीण उत्पाद है, जहाँ ग्रामीण साग भाजी सब्जियां, दूध, अंडे, जो बहुत ही जल्दी शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, तो सड़कों के माध्यम से उनको नगरों में या जहाँ उनकी आवश्यकता हो वहाँ पे आसानी से उसको क्या कह सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। दूसरा, सीमावर्ती या दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए भी जो आवश्यक वस्तु है वो सड़क परिवहन के माध्यम से आसानी से पहुंचाई जा सकती है। उसके बाद है सूखा, बाढ़ प्रभावित या दैविक विपत्तियों के समय सड़कें रेलों की अपेक्षा अधिक प्रभावशील है, क्योंकि जो सड़क परिवहन है और उससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दूर के क्षेत्रों में भी हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो और सड़क का जो परिवहन है वो काफ़ी सस्ता भी है। आजकल जो सड़कें हैं इतनी ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी आसानी से फैली हुई है कि अपने घर से हम बैठते हैं और घर पर ही जाके वो जो हमारी यात्रा है वो समाप्त हो जाती है। आसानी से हमको घर के समीप ही सड़क परिवहन उपलब्ध हो जाता है और वापसी भी हम आसानी से सड़क परिवहन के माध्यम से सही समय पर अपने घर पहुंच सकते हैं। तो ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद लॉन्ग आंसर में भारत में चावल उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाएं व उत्पादन क्षेत्र लिखिए। भारत में चावल उत्पादन हेतु कौन कौन सी भौगोलिक स्थितियां होनी चाहिए। तो मैं आपको पूरे बहुत सारे फसलों का, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे जूट हो, गन्ना हो, ये सारे जो महत्वपूर्ण फसल है इनकी भौगोलिक दशाएं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा करके मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो भारत में चावल उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाएं, तो तापमान, चावल उष्ण व निम्न नम जलवायु की उपज है। उष्ण व नम जलवायु की उपज है, मानसूनी जलवायु की उपज है। इसके लिए चावल के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। वर्षा, चावल उत्पादन के लिए जो वर्षा है वो भी काफ़ी अच्छी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद मिट्टी भी क्या होनी चाहिए, उपजाऊ चिकनी दोमट मिट्टी। उपजाऊ चिकनी दोमट मिट्टी, जो पौधों की जड़ें हैं, वो मिट्टी पौधों की जड़ें है ना, मिट्टी उसमें लगी होती है, वो पानी को क्या कर सके, अवशोषित कर सके और पानी को रोक के रख सके। तो इसलिए यहाँ पे उपजाऊ चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसके लिए, चावल के उत्पादन के लिए। श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी से भरे खेतों में हम बहुत बड़े बड़े कृषि उपकरणों को आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो कृषि कार्य में है वो श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। और भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़।
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण चावल उत्पादन क्षेत्र है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न के रूप में हम लोग लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी है। छत्तीसगढ़ में मैंने खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसलों के बारे में पढ़ाया है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसल है मक्का, बाजरा, चावल, कपास, कोदो, तिल, सोयाबीन, मूंगफली। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और कोदो, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। छत्तीसगढ़ में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है। तो इसको तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चावल का उत्पादन ही हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है आयु संरचना का क्या महत्व है। तो आयु संरचना किसे कहते हैं कि हमारे जो जीवन काल है उसको प्रमुख जो 25-25 वर्ष की अवस्था में जीवन काल को बांटा गया है। तो पहला जो अवस्था होता है ये युवक व तरुण अवस्था है, दूसरा वयस्क या प्रौढ़ अवस्था है, तीसरा है वृद्ध अवस्था। सबसे पहले क्या बोलेंगे, युवक या तरुण अवस्था। युवक तरुण बाल्यकाल भी इसको कहा जा सकता है। युवक तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जो हमारा युवक है उसमें 0 से 14, वयस्क है 15 से 59 और वृद्ध 60 से अधिक के लोगों को कहा जाता है। तो अगर हमारे प्रौढ़ों की संख्या का अनुपात हमारे अधिक होगी तो उसको क्या कहेंगे। अगर प्रौढ़ मतलब 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग हमारे देश में अधिक है तो इसका तात्पर्य होगा कि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। मतलब ये इस आयु वर्ग के लोग किसी न किसी कार्य में लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर 0 से 14 ईयर्स, 0 से 14 और इधर 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या किसी देश में अधिक होगी तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे कार्यशील जनसंख्या कम होगी और जो डिपेंडेंसी आश्रितों की जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो इस प्रकार आयु संरचना का महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि किसे बोलेंगे, व्यापारिक कृषि, अर्थात हम ऐसे कृषि प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे जिससे हमको क्या हो, आर्थिक लाभ हो, तो इसी को क्या कहेंगे, रोपड़ कृषि कहते हैं। तो रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसकी विशेषता है ये व्यापारिक कृषि ही होती है। मैं पहले ही बता चुकी, रोपड़ कृषि जो व्यवसाय के लिए हम करते हैं। इसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कहवा, रबड़, कपास, गन्ना, केला व अनानास आदि जैसे फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सी फसलें, चाय, कहवा, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास आदि जो फसल है उसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसके साथ ही इस प्रकार के जो कृषि है वो खेतों में नहीं की जाती, इसके लिए बड़े बड़े बागान होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, बागानी कृषि भी कहा जाता है। क्योंकि इसके जो क्षेत्र है वो एरिया रहता है, वो हेक्टेयर का क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी फैला हुआ होता है। उसके बाद है इसके लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि चूँकि हम लाभ प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होती है, पूंजी निवेश की आवश्यकता भी अधिक होती है और अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। और
जो बागान क्षेत्र होते हैं या जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं वे बाजार या कारखानों के समीप होते हैं, क्योंकि जैसे कि शक्कर फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जाएगी, जहाँ पे आसानी से गन्ना कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो। कपड़े का वस्त्र उद्योग कहाँ लगाए जाएंगे, जहाँ पे आसानी से क्या उपलब्ध हो सके, कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो सके। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इस प्रकार की जो रोपड़ कृषि है वो किसके समीप की जाती है, कारखानों या बाजार के समीप की जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये सारे अभी जो करा रही हूँ वो लॉन्ग आंसर के रूप में लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न अधिक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न में एक और प्रश्न है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय लिखिए। भू निम्नीकरण के उपाय अर्थात हमारी जो भूमि है उसका कटाव हो रहा है, उस भूमि के कटाव या मृदा अपरदन को कम करने के उपाय लिखिए। तो इसको बहुत अच्छे से लंबे समय से 9th 10th 11th 12th ये सभी क्लास में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मृदा के कटाव या क्षरण को रोक सकते हैं। उसके बाद चारागाहों का उचित प्रबंधन, अगर पशु के चारा के लिए चारागाह का प्रबंध किया जाए जिससे जो पशुओं के द्वारा वनस्पतियों का नुकसान होता है वो क्या हो सके, कम हो सके। नेक्स्ट है खनन नियंत्रण। खनन नियंत्रण का जो भूमि को में बहुत ज़्यादा खुदाई कर देते हैं खनिजों की प्राप्ति के लिए, कारखाने लगाने के लिए या कच्चे माल प्राप्त करने के लिए, तो इस पर भी क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना होगा। उसके बाद भूमि को हमको बचाना है तो औद्योगिक अपशिष्टों को क्या करना चाहिए, औद्योगिक अपशिष्ट है उसको भूमि पे फेंकना या भूमि को प्रदूषित होने से रोकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ जो उपाय हैं इससे करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा या भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करके अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, है ना, महत्वपूर्ण यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वृक्षारोपण करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण और प्रभाव को दूर करने के उपाय लिखे। तो ये तो बहुत आसानी सा प्रश्न है, छोटे से ही इस प्रश्न को करते आए हो कि वायु विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से है ना, जो हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें निकलती है, इसके कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, बहुत सारी गाड़ियों की जो संख्या, ट्रैफिक है रोड पे बढ़ा है तो उससे निकलने वाले धुएं, इन सब के कारण क्या हो गई है, वायु प्रदूषित हो गई है। तो इसको और जीवाश्म ईंधन, हम किसी भी प्रकार के जीवाश्मों को जला देते हैं तो इसके गंदे धुएं से भी हमारा वायु प्रदूषण हो गया है। और ज्वालामुखी से निकलने वाली व्यापक मात्रा में गैस, धूल के कण, धुआं और जंगल, पेड़ पौधों के जलने से वायु का प्रदूषण क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या हो गया है, वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली कितनी, वहाँ की जो जलवायु कितना ज़्यादा खराब हो गया था, लोगों को सांस की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई थी, फेफड़ों, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो वायु प्रदूषण से यही है कि वायु प्रदूषण से एक तो हमारे ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और जो त्वचा से संबंधित और तंत्रिका तंत्र और श्वसन से संबंधित बीमारियां हो रही है, अम्ल वर्षा है वो बढ़ रही है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कभी भी अचानक बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रहा है, कभी गर्मी लग रही है, तो ये सब उसी का ही कारण है, वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण को रोकने
के उपाय तो वायु प्रदूषण के कारण रोकने, वायु प्रदूषण के जो कारण है उसको हम लोग अगर क्या कर लेंगे, उसको कम कर देंगे, रोक देंगे, तो क्या होने वाले कारणों को जानते हैं, तो उन सबको कार्य करना बंद कर देंगे तो हमारा जो वायु प्रदूषण है ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जैसे बहुत अधिक गाड़ियों पर निर्भर ना होके हमको वापस पहले जैसे पैदल जो चलने का जो हैबिट है, साइकिल का उपयोग या ई व्हीकल्स जिससे प्रदूषण ना फैले, ऐसे चीज़ों का उपयोग की ओर ध्यान देना होगा। और कारखानों की चिमनियों को काफ़ी ऊंचा और फिल्टर करने के जो है उपाय करने होंगे। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के ठोस कदम उठाने होंगे। लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में बताना होगा और अधिक से अधिक क्या करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। तो इस प्रकार के कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है डेयरी फार्मिंग एवं एक आधुनिक व्यवसाय है, स्पष्ट कीजिए। जो डेयरी फार्मिंग है वो एक व्यवसाय के रूप में बहुत अधिक विकसित हो रहा है, तो इसका जो क्या कारण है। तो डेयरी फार्मिंग एक आधुनिक व्यवसाय है क्योंकि डेयरी फार्मिंग है दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उत्तम प्रकार है, सर्वाधिक उत्तम उन्नत प्रकार है। तो इसका जो डेयरी फार्मिंग क्यों किया जाता है, स्पेशल रूप से दूध प्राप्त के लिए किया जाता है और पशुओं से संबंधित बहुत सारे उत्पाद को प्राप्त करने के लिए भी क्या किया जाता है, डेयरी फार्मिंग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके लक्षण है कि दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। पशुओं को चराने तथा दूध निकालने के लिए पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं की जो देखभाल है पूरे वर्ष भर करनी पड़ती है। उसके बाद है नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों के इर्द गिर्द है जो पशुपालन की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में दुग्ध तथा दुग्ध से उत्पादों के लिए उचित क्या हो जाता है, बाजार उपलब्ध हो जाता है। और ये विश्व में क्या स्थिति है डेयरी फार्मिंग की, तो व्यापारिक डेयरी कृषि विश्व के 3 वृहद क्षेत्रों में अधिक विस्तृत है। उत्तर पश्चिम यूरोप में, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया, इन सब क्षेत्रों में क्या है, इसका जो विश्व में इसका वितरण अधिक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने इसमें भी बहुत सारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और लॉन्ग उत्तर वाले प्रश्न हैं, इसको हमने पढ़ा, आप लोग को समझाया। तो उम्मीद है कि क्या बोलते हैं, ये 4 वीडियो हो चुका है। तो 5-6 वीडियो मैं इसका मतलब टोटल 10 वीडियो इसका बनाऊंगी। अब आपने 10 वीडियो को बहुत अच्छे से अगर बार बार देखा, इसको समझा, तो आपका 75 मार्क कहीं नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि यही जो प्रश्न है, ये सारे जो प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ये पूरा आए हुए प्रश्न है पिछले वर्षों में, और वो जो प्रश्न है वो बार बार दोहराया जाता है। तो उम्मीद है कि ये इस साल भी ये प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, है ना। ठीक है।